बीच का पोर्शन जो होता है दैट इज इंटरपोजिशन विद सेवरल मसल। आपका जो कॉस्टल सरफेस ऑफ स्केपुला है दैट प्रोवाइड द अटैचमेंट। बहुत सी मसल्स होती है, उसमें सबसे बड़ा रीजन जो होता है दैट इज सब स्केपुलरीज। इसके अलावा सेरेटस एंटीरियर एंड जो बॉर्डर वाला पार्ट होता है कॉस्टल सरफेस ऑफ द स्केपुला। तो बीच में इधर भी मसल्स है, और जो थोरेसिक केज के ऊपर आपकी मेन पर्पज है हाउ टू आइडेंटिफाई फर्स्ट इज some is important bony landmark which are prone for the dysfunction or degeneration or prone for any injury or trauma। हम उनके ऊपर फोकस करना है, मैं एनाटॉमी के ऊपर नहीं करना है, ये सारी डिटेल हम करें। तो 4 लैंडमार्क हो गए, उसके ऊपर डिफरेंट अटैचमेंट हो गए। जॉइंट है, जो 2 एनाटॉमिकल जॉइंट है उनका तो डिस्फंक्शन होता ही होता है। जितने भी जॉइंट में चेंजेस आते हैं, जैसे और जॉइंट में आते हैं वैसे यहाँ पे भी आते हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल जॉइंट है आपका ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। आप जितनी बार भी ओवरहेड या जितना भी इतना एक्सट्रीम रेंज है, इट इज अबाउट 180 डिग्री और 170 डिग्री जितने भी है आपका अबडक्शन फ्लेक्शन जो कुछ भी होता है इतनी बड़ी रेंज में होता है। तो दैट लीड टू द कंटिन्यूअसली शेयरिंग एंड कंप्रेसिव फोर्सेस फॉर दीज जॉइंट। और इसमें से कोई भी एक जॉइंट के साथ में प्रॉब्लम है तो इट इज अ काइनेमेटिक चेन। पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। एक लीवर अगर मूव कर रहा है और दूसरी जगह पे दूसरा लीवर वो बना रहा है, तो अगर एक में प्रॉब्लम आ रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरे में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। फ्रोजन शोल्डर में आपका ग्लेनोह्यूमरल अफेक्ट होता है, बट कोई भी नहीं जाता। बहुत ज्यादा कोई हुआ तो शायद एक्रोमियोक्लेविकुलर के ऊपर फोकस कर भी लेता है, बट कोई भी आपका स्टेर्नोक्लेविकुलर के ऊपर देखने नहीं आता। और यहां से लेके इतने दूर तक ये गर्डल, एंड गर्डल के बाद में जो रेस्ट ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू स्पेशली और मसल, अगर इनके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी कहीं ना कहीं मोबिलिटी कंप्रोमाइज होगी और दैट कुड बी अ कॉज ऑफ पेन। समझ में आ रही बात, इसलिए डिस्कस करना है। तो बहरहाल ये मोटा मोटा सीन तो बन ही रहा होगा। जो इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, बोनी लैंडमार्क है, वो यहाँ बहरहाल सुपीरियर व्यू। यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जैसे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। नेक्स्ट इज दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर, इज द अपर लिप ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। आपका एंगल ऑफ यहां से दिख सकता है, जो बात करते हैं एंगल ऑफ एक्रोमियम। इसके पीछे का पोर्शन आपकी स्पाइन ऑफ स्कैपुला, इसके आगे का पोर्शन आपका आर्च ऑफ एक्रोमियम। दिस इज द एंटीरियर टिप ऑफ एक्रोमियम। सिंगल बोनी लैंडमार्क जिसकी बात करते रहते हैं दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर बोनी प्रोमिनेंस। बाकी का ज्यादातर पार्ट आपका ग्लेनोइड को छोड़ दो, ग्लेनोइड को कवर होता है, आपका ह्यूमरल हेड होता है, तो उसको तो बहुत क्लियर कट हम पल्पेट नहीं कर पाते। This is the single landmark that could identify easily, that is your coracoid process. And again, this is the example, this is the single example of bony prominence. Rest of the landmark जितने भी आपके स्कैपुला के हैं, मैक्सिमम आपके जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, बोनी एजेस हैं। दिस इज द सुपीरियर व्यू। और ये सिर्फ ऐसे ही डिस्कस नहीं कर रहा है, इनके लिए इसलिए कर रहे हैं आप पढ़ चुके हो, यहाँ एक रिवीजन हो रहा है। जितने भी लैंडमार्क हैं बेसिकली यूज फॉर लोकलाइजेशन। अगर आपका एंटीरियर टिप का पल्पेशन सही सही आता है, आप एंटीरियर एक्रोमियम को पल्पेट कर पा रहे हो, तो ही आप सुप्रा स्पाइनेटस टेंडन को पल्पेट कर पाओ। अगर आप लेटरल आर्च सही सही पल्पेट कर पा रहे हो तो लेटरल साइड में आपका जो कुछ मस्कुलर अटैचमेंट होता है ह्यूमरल हेड के ऊपर, आप उसको पल्पेट कर पाओगे। अगर आपका पोस्टीरियर इस एंगल ऑफ एक्रोमियम को पल्पेट कर पा रहे हो तो आप इंफ्रास्पाइनेटस को पल्पेट कर पाओ। इसीलिए यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी मसल्स है, अभी सारा भूल जाओ। एंड दिस पल्पेशन इज डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट कैटेगरी। एक आपका पोस्टीरियर पल्पेशन, प्योर पोस्टीरियर, पोस्टरोलेटरल, एंट्रोलेटरल एंड एंटीरियर। या इसी को मोटे मोटे तौर पे डिवाइड करना है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेटरल साइड में जो मिलता है दैट इज एंट्रोलेटरल, या आप एंटीरियर भी कह सकते हो, एंटीरियर पल्पेशन।
एंड पोस्टीरियर पाल्पेशन, फिर भी कुछ लैंडमार्क बाहर बच जाएंगे। तो 3 कैटेगरी तो आपकी है ही है, पोस्टीरियर, लेटरल एंड एंटीरियर। ठीक है, या इसी को अलग से डिवाइड करते हैं, ये पोस्टीरियर, पोस्टरोलेटरल, एंटीरियर एंड एंट्रोलेटरल। जो लेटरल वाला पार्ट है कुछ एंटीरियर में कवर कर लेते हैं, कुछ पोस्टीरियर में। ठीक है, तो यहां पे स्टार्ट करेंगे आपका पोस्टीरियर साइड से। तो बोनी लैंडमार्क की बात करो तो सिंगल पोस्चर है, दैट इज स्टेपला। स्टेपला ही है, वो तो हो गया। कॉस्टल सरफेस हम मसल्स तो नहीं पाल्पेट कर सकते जिनका अटैचमेंट आपका कॉस्टल सरफेस से, आप स्टेपला के बीच में तो नहीं जा सकते, ठीक है ना। लेकिन हाँ, वहां से ओरिजिनेट होने वाली कुछ मसल्स या वहां से जिनका भी अटैचमेंट होता है, कुछ मसल्स का पाल्पेशन करना होता है। ठीक है, तो जैसे 2 इंपॉर्टेंट मसल अभी डिस्कस किया था, सब स्कैपुलरीज एंड सेरेटस एंटीरियर। दोनों के साथ में अक्सर अगर आप गर्डल की बात करो, जो स्केपुलर रीजन की मसल्स है, तो 2-3 ही मसल्स है जिनके साथ में होती ही रहती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। एक तो आपका अपर और डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द ट्रेपेजियस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सब स्केपुलरीज एंड सेरेटस एंटीरियर। इनके अलावा भी और भी हो सकता है, हम सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे 4-5 कर रहे हैं डिस्कस। विंगिंग ऑफ स्केपुला सुना होगा कि जब आपकी सेरेटस एंटीरियर की वीकनेस होती है तो जिनका मीडियल बॉर्डर जो होता है उसमें पाल्पेशन की जरूरत नहीं है, वो हल्का सा प्रेशर जैसे ही लगाएंगे, जब पुश करते हैं किसी चीज को, वहां पे विंग आउट होता है, मीडियल बॉर्डर उनका बहुत इजीली बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द विंगिंग ऑफ स्केपुला। समझ में आ रही बात? एंड अगर ऐसा कहीं पे दिख रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सेरेटस एंटीरियर। ऐसे ही आपका रोटेटर कफ में कौन कौन, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, और अभी बात कर रहे थे कि कॉस्टल सरफेस पे आपकी सब स्केपुलरीज है। अब मसल्स बेली तो नहीं पाल्पेट कर सकते क्योंकि वो तो कवर है, आगे थोरेसिक केज, पीछे आपकी स्केपुला, बीच से कहीं पे निकलती है, लेकिन इसका टेंडन जहां पे इंसर्ट होता है वहां पे हम पाल्पेशन करते हैं। एंड इट इज फाउंड जस्ट लेटर टू द कोराकॉइड प्रोसेस। यहाँ पे अगर आपने कोराकॉइड सही सही पाल्पेट कर लिया तो इससे लेटरल आप मूव करोगे तो वहां पे आपका सब स्केपुलरीज का टेंडन पाल्पेट हो जाएगा। ये कहीं पीछे से निकल के आती है और ऐसा घूम के यहाँ पे जाती है। नाउ कम टू द पाल्पेशन। क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द पेशेंट। यही बोला ना कि सबका करने से पहले तो ये तो हमें करना ही करना है। व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द पेशेंट? इट शुड बी इरेक्ट, सिटिंग ऑन अ स्टूल और एज ऑफ अ काउच। अगेन इट शुड बी मैक्सिमली एक्सपोज, खुला होना चाहिए जितना ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा आपकी फिजिबिलिटी है, पेशेंट कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल, उतना आपको करना है। इट शुड बी एक्सपोज। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट। Position of the therapist, it will be at the posterior side of the body, either side. Purely posterior नहीं होगा, either side of the body. जिस साइड में पाल्पेट कर रहा है उस साइड में भी रह सकता है। पोस्टीरियर पाल्पेशन है तो सबसे अच्छा है कि अपोजिट साइड खड़ा हो। अगर हम लेफ्ट राइट का कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट साइड में, पोस्टीरियर साइड में पोजीशन करना है। अगर आप लेफ्ट अपोजिट, मतलब अगर लेफ्ट कर रहे हो तो राइट में, यही इजी होता है मेथड। And again, the inferior angle of scapula is very important landmark which provide the जो आइडिया होता है कि कुछ भी एबनॉर्मेलिटी है, बेसिकली दिस पॉइंट इज यूज एज अ रेफरेंस पॉइंट। आपका स्केपुलर की पोजीशनिंग है, आपका मूवमेंट असेसमेंट है, शोल्डर से रिलेटेड आप जब करते हो तो बेसिकली मूवमेंट को यहाँ पे दिख रहा होता है, बॉडी के अंदर जो दिख रहा होता है, जो आप इजीली देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, वो सिंगल बोन है, दैट इज स्केपुला। तो उसका इंफीरियर पार्ट किधर मूव हो रहा है, लेटरली डेविएट हो रहा है, अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, वो सारा क्योंकि इजिली ऑब्जर्व हो जाता है तो बहुत सी चीजों के लिए रेफरेंस की तरह यूज होता है मूवमेंट असेसमेंट में, स्पेशली ऑफ योर शोल्डर जॉइंट। How to identify? Yes, make a grip like this.
place it over the hand, make a grip like this, place it over the waist level, upper waist और जहाँ पे भी convenient है, and slide it in towards the shoulder joint, upward direction. ऐसा कुछ slide करेंगे and see, आप palpate करते जाओगे. Now this web space is, this is the inferior angle. अभी जो हमारी index finger है, it is basically lies over the लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला. जो हमारा थंब है ये मीडियल बॉर्डर पे है. तो अब यहाँ पे आप दिस इज द इंटीरियर एंगल और इसी के साथ में आपने मीडियल भी कर लिया. अभी ये एक्सपोज होता, शायद एक्सपोज नहीं है तो भी अगर कोई ओबीज है इसमें तो हो गया. बहुत से लोगों में अच्छी खासी पैडिंग होगी, ढेर सारे मसल्स से ज्यादा फैट वाले मिलते हैं. मसल्स वालों का पता चल जाता है, जिम वालों को पता चल जाता है. वो आपकी लेटिसमस डोर्साई भी वी शेप होगी, आपकी ट्रेपेजियस भी हाइपरटोनिक होगी, बिल्कुल सब अलग अलग निकल रहे होंगे. फैट वाले प्रॉब्लम करते हैं. तो अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप क्या करना है, जस्ट प्लेस द हैंड लाइक दिस. नाउ इट इज कमिंग आउट, इट इज बल्जिंग आउट. आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा दिख रहा है, शर्ट के ऊपर से दिख रहा है, दिख रहा है ना. तो ये ट्रिक है कि अगर आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हो तो जस्ट आस्क द पेशेंट टू प्लेस द डोर्सम ऑफ द हैंड और द वेस्ट और द लोअर बैक रीजन. अब इस पोजीशन में क्या होता है कि आपका स्कैपुला मूव होता है एंटीरियरली और मीडियल बॉर्डर विंग आउट होता है और लोअर हाफ इजी होता है स्कैपुला का पल्पेट करना. स्पेशली मीडियल बॉर्डर क्यों इजी होता है कि यहाँ पे उतना ज्यादा मस्कुलर अटैचमेंट नहीं होता, उतनी ज्यादा मसल बेली या थिकनेस मसल्स में नहीं होती है, तो आप उसको पालपेट कर सकते हो. समझ में आ रहा. ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका फिर मिडिल फाइबर आ जाएगा, ट्रेपेजियस का, दूसरी मसल्स का, रोमोइड्स है, माइनर, मेजर, सारी मसल की थिकनिंग बढ़ती जाएगी तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो एक भी लैंडमार्क मिल गया. अगर आपका मीडियल बॉर्डर है बहुत ईजी है, बट प्योरली आपको मीडियल बॉर्डर सीधे आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या करना है, अगेन जस्ट प्लेस द हैंड समवेयर और द मिडिल ऑफ द स्कैपुला. दोनों स्कैपुला के बीच में उतना तो आपको ओरिएंटेशन पता चल जाएगा. थोरेसिक स्पाइन पे प्लेस करो. व्हाट शुड बी द ग्रिप, इट शुड बी परपेंडिकुलर. आप मीडियल से लेटरल के साइड में जाओ, बाहर के साइड में जाओ, ऑटोमेटिकली आप जैसे स्लाइड करोगे आपका फिंगर पैड स्ट्राइक करेगा मीडियल बॉर्डर पे. And from inferior to superior angle of scapula आप पूरा का पूरा स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर पालपेट कर सकते. यहाँ से चेंज हो रहा है तो आप फॉलो करते हुए जाओगे. लेकिन कभी कभी क्या होता है, मसल टाइटनेस इतनी ज्यादा होती है कि ऐसा करने पे क्लियर कट नहीं फील होता बॉर्डर. तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि जस्ट प्लेस योर हैंड ओवर द बेस ऑफ द नेक, यहाँ कहीं पे रखना है एंड देन स्लाइड इट डाउन. अभी हमारा जो ये फिंगर पैड है इट इज बेसिकली ओवर द सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला. यहाँ पे सुपीरियर एंगल है, आप बेस ऑफ द नेक पे रखो. जैसे इंफीरियर एंगल को आपने पल्पेट कैसे किया था ऑब्लिकली, ऐसे ही यहाँ पे बेस ऑफ द नेक पे रखना है एंड थोड़ा ही सा आप स्लाइड करोगे विथ लिटिल बिट प्रेशर ओवर द मसल बेली. यू हैव टू जस्ट फॉलो द ओरिएंटेशन ऑफ द डिसेंडिंग फाइबर ऑफ द ट्रेपेजियस. ट्रेपेजियस ऐसे नीचे आती रहती है, उसको फॉलो करो एंड ऑटोमेटिकली योर फिंगर पैड विल स्ट्राइक ओवर द सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला. दिस इज द वन मेथड. अगर फिर भी कोई डाउट है तो क्या करना है, पल्पेटिंग फिंगर वहीं रखना है और रिलैक्स पेशेंट को करना है एंड पैसिवली एलिवेट द आर्म. तो सब अच्छा. स्पाइन ऑफ स्कैपुला, तो आई थिंक इसके ऊपर बहुत एग्जाम्पल और बहुत बार डिस्कशन हो चुका है. सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, स्पाइन ऑफ स्कैपुला एंड एक्रोमियम, इसका तो हो चुका ना. लैब में भी बोनी एजेस के टाइम पे जब एग्जाम्पल दिया था पहला यही एग्जाम्पल लेते हैं. तो सिंपल सा है, अगर आपको पूरा का पूरा पल्पेट करना है तो समवेयर ओवर द बॉडी ऑफ स्कैपुला. पूरी स्पाइन का सिर्फ आइडिया लेना कि स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहाँ पे है, तो आप सुपीरियर अप्रोच करो या इंफीरियर अप्रोच करो.
लेकिन अगर क्लियर कट आपको एज फील करना है या लिप फील करना है, अगर आपका अपर लिप या अपर एज फील करना है, तो आपको यहाँ कहीं पे हाथ रखना है ओवर द शोल्डर, पोस्टो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ योर शोल्डर और ट्रेपेजियस, एंड फॉलो इट, जस्ट स्लाइड इट पोस्टीरियरली डाउनवर्ड। नीचे की तरफ जाओगे तो अपने आप आपका हाथ जब ऐसा आएगा, इट विल स्ट्राइक ओवर द सुपीरियर लिप ऑफ द स्पाइन ऑफ स्टेपलर। और ऐसे ही जब आप बॉडी के ऊपर रखोगे और ऊपर स्लाइड करोगे परपेंडिकुलर मैनर में, योर फिंगर पैड स्ट्राइक ओवर द स्पाइन ऑफ स्टेपलर। इसके ऊपर हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ना, तो इसको बहुत ज्यादा नहीं एम्फसाइज करेंगे। नाउ कम टू द, यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, यहाँ कहीं वो एरिया होता है दैट इज एंगल ऑफ स्केपुला, सॉरी एक्रोमियम एंगल, या एक्रोमियम एंगल ऑफ एक्रोमियम कहाँ पे होता है इसके बारे में भी बता चुके हैं। बेसिकली ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, स्पाइन एंड आर्च ऑफ एक्रोमियम, देखो कंटिन्यूएशन है, एक ही बोनी स्ट्रक्चर तो है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक पूरा राउंड होके यहाँ पे आता है। देखा जाए तो एक ही स्ट्रक्चर है, एज है, कुछ और तो नहीं है, लेकिन यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, इट इज स्पाइन ऑफ स्केपुला। और जैसे ही बॉडी से आगे क्रॉस करता है, बॉडी मतलब आपका स्केपुलर बॉडी से आगे जैसे ही मूव होता है, इट इज एंगल ऑफ सॉरी आर्च ऑफ एक्रोमियम। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे आप ऐसे ही हाथ रखोगे, अभी बैठे हो, पोस्ट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ योर शोल्डर, ये हमारा शोल्डर कंटूर है, यहाँ पे हाथ रख के हल्का सा प्रेस करो तो आपका कोई बोनी प्रोजेक्शन फील होगा बाहर निकलता हुआ, ठीक है। वो क्या है, दिस इज द एक्रोमियल एंगल और एंगल ऑफ एक्रोमियम। इसके पीछे का पोर्शन जो है दैट इज योर स्पाइन, और इसके आगे का जो पोर्शन है दैट विल बी योर आर्च ऑफ एक्रोमियम। यहीं से स्टार्टिंग होती है आपकी, समझ में वाली बात। तो आप सीधा सा सिंपल सा ऐसा पाल्पेट करते हुए आओगे तो अल्टीमेटली आपको फील होगा कि सडन चेंज हो रहा है, जो बोनी स्ट्रक्चर है उसका ओरिएंटेशन सडन चेंज हो रहा है। जहां से सडन चेंज हो रहा है दैट इज द पॉइंट कि वहां से आपका आर्च ऑफ द एक्रोमियम की स्टार्टिंग है, और इसके पीछे का पोर्शन आपका स्पाइन ऑफ स्केपुला है। एक तो ये मेथड होगा कि आप स्पाइन ऑफ स्केपुला को फॉलो करते हुए लेटरल मूव करो, जहां से ओरिएंटेशन चेंज हुआ दैट विल बी योर, वही होगा डिवीजन या एंगल ऑफ एक्रोमियम। एक दूसरी अप्रोच जो अभी डिस्कस की थी, सीधा आपका पोस्ट्रोलेटरल एस्पेक्ट पे आपका हाथ रखना है, शोल्डर के जॉइंट लाइन के ऊपर यहाँ कहीं पे रखना है और सर्कुलेटरी ग्रिप परफॉर्म करना है। वो स्पाइन में भी एक कोई पॉइंट बिल्कुल बल्ज आउट होता हुआ फील होगा, दैट विल बी योर एंगल ऑफ एक्रोमियम, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर हो गए। नाउ कम टू द मसल्स। कुछ छोटा स्पाइनस फोसा है, ये वाले स्ट्रक्चर का हम डेली भी पाल्पेट कर सकते हैं, इंफ्रास्पाइनल टस की, एंड जो इसका इंसर्शन पॉइंट है वो भी हम पाल्पेट कर सकते हैं। बट इस अप्रोच से जो सुप्रास्पाइनेटस है उसकी सिर्फ डेली पाल्पेट कर सकते हैं हम। पोस्टीरियर अप्रोच से हम टेंडन नहीं पाल्पेट कर सकते, क्योंकि यहाँ कहीं से ओरिजिनेट होती है, फिर आर्च ऑफ द एक्रोमियम के नीचे से पास होता है और फिर वो शोल्डर पे इंसर्ट करता है। उसी मसल्स कौन सी है, इंफ्रास्पाइनेटस। ये आप डेली भी पाल्पेट कर सकते हो ओवर द बॉडी इन एनी मस्कुलर डिस्फंक्शन। कोई टेंडननेस है, मसल टीयरिंग है, किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम है, उसको रूल आउट कर सकते हो डायरेक्ट पाल्पेशन से। और सबसे अच्छी बात है कि इसके ऊपर सिर्फ आपकी कुछ फाइबर हो सकते हैं ट्रेपेजियस के। यहाँ टेंडन कैसे पाल्पेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेंडन विच इज डिफिकल्ट टू लोकेट। इतना इजी नहीं होता आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे हाथ रखने के बाद में आपका जब आप पाल्पेट करते हो तो वहां पे कई एक टेंडन पाल्पेट होते हैं कि यार ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, कौन सा वाला है। आपको एक ही जैसा सब कुछ फील होता है। तो सारे जितने भी टेंडन हैं अकॉर्डिंग टू द मसल एक्शन, उनको ऐसा कुछ पोजीशन करनी पड़ती है जिसमें वो टेंस हो जाए, और यही मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया है। और कल भी लास्ट क्लास में भी यही डिस्कस कर रहे थे
कि टेंडन विच आर इजी टू लोकेट वो बड़ा चैलेंज नहीं है, वो तो सब कुटेनियस प्लेस होते हैं, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बट टेंडन विच आर डिफिकल्ट टू लोकेट, उसको आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ज्यादातर टेंडन मिलते भी वहीं पे हैं जिनके साथ प्रॉब्लम होती है, वो डीपी में मिलते हैं। सुपरफिशियल वाले अगर प्रोन है इंजरी के लिए भी, तो सब कुटेनियसली या सुपरफिशियल प्लेस होते हैं, हम सीधा सीधा पालपेट करके रूल आउट कर लेते हैं। लेकिन जहां पे टेंडन कवर है दूसरी मसल से, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। और पहले ही बोला कि ये 2 और 1 सब स्कैपुलरी, 3 टेंडन आपके ऐसे हो गए जो शोल्डर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जहां पे मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इनमें से कोई ना कोई एक जरूर इन्वॉल्व है। एनाटॉमी में रोटेटर कफ पढ़ा होगा, ये बहुत सुपरफिशियल है कि हम बोनी लैंडमार्क डिस्कस कर रहे हैं और कुछ मसल डिस्कस कर रहे हैं, जिनका सीन आगे बन सकता है, जिनके बारे में सुनते आए हो या सुनोगे। करने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है। दिस शुड बी द पोजीशन फॉर मेकिंग द टेंडन टेंस. Contracted position. What should be the position? Patient should be placed in prone line and he will take the support of the body over the elbows and forearm. ऐसा कुछ प्लेस होएगा, पोजीशन दिख रही है। शोल्डर शुड बी इन अबाउट 80 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, पूरी की पूरी बॉडी वेट इसके ऊपर लेगा, तो आपका क्या होता है, ये टेंडन विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड और टेंशन वाला स्टेट होगा। नाउ जो रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे थे, दिस एंगल ऑफ एक्रोमियम इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इंसर्शन पॉइंट ऑफ योर इंफ्रास्पाइनेटस। यहां से नीचे जॉइंट लाइन पे जब आप स्लाइड करके ऐसा पालपेट करोगे इस वाली पोजीशन में, देन यू विल आइडेंटिफाई अ थिक बैंड, थिक इलास्टिक बैंड which is the tendon of your infraspinatus.